चलिए जी, अब हम अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने नमाज का और लंच का ब्रेक लिया था। उससे पहले हमने स्ट्रैटेजी का सारा रिवीजन किया। 80% कॉन्सेप्ट्स को हमने उसके रिवाइज कर लिया था, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। और हमने कंक्लूड किया था कि हम नमाज के बाद इसके सवालात को स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है जो बेसिकली ACCA SBL से मैंने पिक किया है, और इसके अंदर सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और पोर्टर्स डायमंड, ये दो चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी, और साथ साथ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे डिस्कस होगा। तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको ये सवाल पढ़ के समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद बहुत थोड़ा सा टाइम, 2 से 5 मिनट 6 मिनट में आपको दूंगा, ताकि आप अपने आंसर्स को जॉट डाउन कर सकें। बेशक पूरा ड्राफ्ट करने का तो अभी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम बुलेट फॉर्म में लिख जरूर सकते हैं कि हम आइडिया क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। फिर फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि जब आप एक बुलेट को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो सिर्फ वो वर्ड्स इलोंगेट होते हैं, थोड़ी बात लंबी हो जाती है, लेकिन जो मेन क्रक्स आपको बताना है, जो मेन आइडिया आपको एक्सप्लेन करना है, वो अगर आप लिख लेंगे और उसको चैट पे डिस्कस कर लेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपकी थॉट प्रोसेस पे भी कमेंट कर दूंगा और हम इसके आंसर को फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सो पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको टाइम दूंगा, और फिर उसके बाद मैं उसका आंसर जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूंगा। जो लोग माइक पे अपना थॉट प्रोसेस बताना चाहें वो माइक पे बता सकते हैं, जो चैट पे लिख के बताना चाहें वो चैट पे लिख के बता सकते हैं, और किसी की कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी। आए हम इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Ambion is the third largest industrial country in the world. It is densely populated with a high standard of living. Joe Swift Transport, known as Swift, is the largest logistics company in Ambion, owning 1500 trucks. तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक कंपनी के बारे में बता रहा है जिसका नाम है एम्बियन। ठीक है, सॉरी, इस कंट्री का नाम एम्बियन है। एक कंट्री के बारे में बता रहा है जिसका नाम है एम्बियन, और ये तीसरी बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री है पूरी दुनिया में। सही, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। थोड़ा बहुत ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के मेरा जहन जाता है कि पोर्टर्स डायमंड जैसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, इस कंपनी का नाम है स्विफ्ट, सो द कंपनी नेम है स्विफ्ट। सर कैन यू जूम इन द क्वेश्चन अ बिट? देखो मेरे पास फिर लिखने की जगह नहीं बचेगी। आप एक काम करें, आप अगर मोबाइल फोन पे हैं तो आप इस तरह से अपनी फिंगर से उसको जूम इन कर सकते हैं। अगर लैपटॉप पे हैं तो कंट्रोल प्लस से जूम कर सकते हैं, आपके पास स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। सही, ठीक है जी। कंपनी का नाम है हमारे पास स्विफ्ट। इट्स द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी इन एम्बियन विद 1500 ट्रक्स। ठीक है, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ऑल शेयर्स हेल्ड बाय स्विफ्ट फैमिली। सेठिया बिजनेस है भाई, फैमिली ओन करती है पूरे बिजनेस को। It has significant haulage and storage contracts with retail and supermarket chains in and beyond. The logistics marketplace is mature and extremely competitive. ये क्या करती है जी, ये बहुत सारी हॉलेज और स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है रिटेल और सुपरमार्केट चेन्स को, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी और उनका वेयर हाउसिंग वगैरह भी। ठीक है, और लॉजिस्टिक्स की जो मार्केट प्लेस है काफी मेच्योर हो चुकी है और एक्सट्रीमली कंपेटिटिव है। कुछ काम की चीजें इन्होंने हमें यहाँ पे बता दी। सर ये तो बहुत लंबा सवाल है, आईकैप में इतना बड़ा सवाल नहीं आता। बात सही है आपकी, सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें हम 2-3 चीजें कवर कर लेंगे ना। फिर हम SFA भी कर लेंगे, हम डायमंड भी कर लेंगे, हम थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बातें कर लेंगे। तो ये 2-3 चीजें हमारे पास यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएंगी, और इसकी वजह से एक अच्छी कवरेज इस सवाल में हो जाती है। तो आपके पास हो सकता है कि 25 नंबर का सवाल ना आए, 12-12 नंबर के 2 आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीजें बहुत सारी कवर हो जाएंगी। सही, and Swift has become market leader through a combination of economies of scale, cost efficiency, innovative IT solutions and clever branding. clever branding. तो यहाँ पे स्विफ्ट जो है वो आपका मार्केट लीडर बन चुका है। मार्केट लीडर बन चुका है। सर वो कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट की लीडरशिप इसने ऑप्ट की है या हासिल कर ली है? फैक्टर नंबर 1, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत ही लार्ज वॉल्यूम पे बेचता है, कॉस्ट कम हो जाती होगी, जाहिर है। आगे देखो लिखा हुआ है कॉस्ट एफिशिएंसीज। इसने अपना दिमाग चलाया ना इन चीजों पे। इनोवेटिव IT सॉल्यूशंस एंड क्लेवर ब्रांडिंग। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो सॉर्ट ऑफ इसकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन रही हैं, या कह लें कि इनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बन रहे हैं जो इनको कामयाब बना रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में जनरली इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इतना पैसा लगाना पड़ता है, इतने प्रोसेसेस होते हैं, जिम्मेदारी होती है लोगों के सामान की, ट्रक्स महंगे आते हैं, वेयर हाउसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे होते हैं,
अगर ओन्ड वेयर हाउस है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, किसी और का वेयर हाउस है तो रेंटल वगैरह इन्वॉल्व होता है, 6-8 महीने आपका धंधा नहीं चला तो रेंट आता रहता है। तो ये बड़ा एक ब्लीडिंग बिजनेस है। अगर इसमें आपके पास कस्टमर नहीं होगा तो पड़े पड़े आपका एसेट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, रेट ऑफ रिटर्न वैक रिकवर नहीं हो रहा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप बारह नुकसान में जाते हैं। ठीक है। However, the profitability of the sector is under increased pressure from a recently elected government that is committed to heavily taxing fuel and reducing expenditure on roads in favor of alternative forms of transport. इनकी profitability पे बड़े मसाइल आए हैं सर। It's an under pressure from a recently elected government that is committed to heavily taxing fuel and reducing expenditure on roads in favor of alternative forms of transport. ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फ्यूल पे टैक्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं दूसरे तरीके की गाड़ियां चलाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएं, हाइब्रिड चलाएं, इलेक्ट्रिक बैटरीज वाली गाड़ियां चलाएं, फ्यूल के ऊपर काफी टैक्सेशन उन्होंने लगा दिया। अब लॉजिस्टिक्स बिजनेस तो सारा डिपेंडेंट ही फ्यूल के ऊपर होता है। वेयर हाउस में बिजली आ रही है, वो एक फ्यूल से उसका कनेक्शन है, आपकी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, पेट्रोल से उसका कनेक्शन है, और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा रोड्स पे वो नहीं करने दे in favor of alternative forms of energy. It has also announced a number of taxes on vehicles which have high carbon emissions, as well as reducing the maximum working hours and increasing the national minimum wage for employees. क्या क्या मसले मसाइल आ गए सर? 3 मसले मसाइल आ गए। एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल पे टैक्स लग रहा है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हाई कार्बन एमिशंस वाली गाड़ियों पे भी बहुत पैसा टैक्स लगा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ टैक्सेस लगा दिए। इसके अलावा वर्किंग आवर्स यहाँ पे जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं, और नेशनल मिनिमम वेज डिफाइन कर दी है कि इतने पैसे देंगे, इससे कम नहीं देंगे। अब इन सब चीजों की इंप्लीकेशन होती है बिजनेस पे। ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट का काम करके 1.5 साल में ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान में बिजनेस इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि पीछे पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यहाँ पे आगे गवर्नमेंट यही कर रही है। द कंपनी इज परसीव्ड एज अ गुड परफॉर्मर इन इट्स सेक्टर। The 2019 financial results reported a return on capital employed of 18%, a gross profit margin of 17%, and a net profit margin of 7%. The accounts also showed a current liquidity ratio of 1.55 and an asset test ratio of 1.15. Current ratio, quick ratio भी इनके बारे में बेहतर है। The gearing ratio is currently 60% with an interest cover of 8, यानी इनका जो PBIT है वो इंटरेस्ट के 8 टाइम्स है। अगर इनको इंटरेस्ट 1 रुपया देना है तो इनका PBIT 8 रुपए है। ठीक है, और एट द सेम टाइम इनके पास जो गियरिंग रेशियो है वो 60% है, यानी इसके हेल्दी फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ना, जितनी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है, तो स्विफ्ट द कंपनी हैज healthy financials apparently as compared to the sector. लॉजिस्टिक्स के सेक्टर को कंपेयर करो तो वहां पे जितना लोग परेशान है, इतना कंपनी परेशान अभी तक नहीं नजर आ रही, इस पैराग्राफ तक नहीं नजर आ रही। ठीक है। 10 years ago, the northern political bloc split up and 9 new independent states were formed. One of these states was Ikoria. The people of Ikoria, known as Ikorians, traditionally have a strong work ethic and a passion for precision and promptness. ठीक है, since the information of the state, हाँ गेयरिंग ज्यादा है, लेकिन गेयरिंग अमूमन ग्रोइंग कंपनीज में ज्यादा होती है। ऐसी कोई चीज नहीं कि नई बात है। अगर आप डेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो गेयरिंग होती है। चाइना के ऊपर डेट इतना ज्यादा है, यूएस के ऊपर डेट है, यूएस कंपनीज में डेट होता है, बहुत सारी कंपनीज में होता है। तो डेट सब ग्रोथ के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो डेट बुरा भी हो जाता है। बहरहाल 10 साल पहले द नॉर्दर्न पॉलिटिकल ब्लॉक स्प्लिट अप एंड 9 न्यू इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसमें से एक स्टेट हमारे पास था कोरिया, and the people of this state traditionally have a strong work ethic and a passion for precision and promptness. Since the formation of the state, their hard work has been rewarded by strong economic growth, a higher standard of living, and an increased demand for goods which were once perceived as unoptionable luxuries. Since the formation of the state, the government of Korea has pursued a policy of privatization. It has also invested heavily in the infrastructure, particularly the road transport system required to support the increased economic activity in the country. सर अगर आप गौर से देखें ना, तो ये आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं
ये आपको पोर्टर्स डायमंड के पर्सपेक्टिव से एक तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई वहां का सोशल आउटलुक कैसा है, डिमांड कंडीशंस चीजों को लेके कैसी हैं और फैक्टर कंडीशंस कैसी हैं। जिस जगह पर आप अभी काम कर रहे हैं तो वहां पे तो फैक्टर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, वो जो है वो टैक्सेस लग रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, चीज अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सॉर्ट ऑफ चीजें थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही हैं। अगर पेस्टल का पर्सपेक्टिव देखें तो पेस्टल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट के बारे में भी पता चल रहा है, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता चल रहा है, मुझे सोशल एंगल भी पता चल रहा है। 3 एंगल्स मुझे इस पैराग्राफ से जो है वो पता चल रहे हैं, ठीक है। The state haulage operator EVM was sold off to 2 Ikorean investors who raised the finance to buy it from a foreign bank. The capital markets in Ikoria are still immature and the government has not wished to interfere with or bolster them. EVM now has 700 modern trucks and holds all the major logistics contracts in the country. इस मुल्क के अंदर ये मार्केट लीडर है। ये बाजायर मार्केट लीडर यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। इसको 2 इकोरियन इन्वेस्टर्स ने जो है वो खरीद लिया है, जिन्होंने एक फॉरेन बैंक से ये डेट उठाया और काम कर लिया। द कैपिटल मार्केट्स इन दिस कंट्री आर स्टिल इमेच्योर, यानी कि अभी इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ फेज में है। इमेच्योर का मतलब या तो इंट्रोडक्शन है या ग्रोथ फेज में है। एंड द गवर्नमेंट डज नॉट विश्ड टू इंटरफेयर विद और बॉल्स्टर देम, यानी गवर्नमेंट के इतने मसले मसाइल नहीं है यहाँ पे। The company has now 700 modern trucks and holds all the major logistics contracts in the country. It is praised for its prompt delivery of goods. Problems in raising finance have made it difficult for significant competitors to emerge. पैसा बहुत लगता है, इतनी आसानी से आपको डेट नहीं मिलता, तो फिर ये 60% गियरिंग इनकी भी जस्टिफाई होती है यहाँ पे। ज़ाहिर है अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है बिजनेस और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो बहरहाल डेट तो लगेगा। इट इज प्रेज फॉर इट्स, ठीक है, ठीक, ये हो गया। Most are family firms, each of which operates about 20 trucks making local deliveries within one of the country's 20 regions. यानी कोई भी इनके कंपटीशन में करीब करीब नहीं है। इनके पास 700 जो है वो मॉडर्न ट्रक्स हैं, 700 मॉडर्न ट्रक्स हैं, और बाकी यहाँ पे लोगों के पास 20 ट्रक्स हैं, और फैमिली में तकरीबन ये लोग जो है वो चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसको जो है वो खरीदा है, 2 इन्वेस्टर्स ने खरीदा है डेट लेके। तो ये थोड़ा सा डेवलप्ड स्टाइल में और थोड़ा सा बिजनेस वाले स्टाइल में ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ये यहाँ पर जो है आपके पास 20 ट्रक्स के साथ फैमिलीज ऑपरेट कर रही हैं। These 2 investors now wish to realize their investment in EVM and have announced that it is for sale. अब ये इस कंपनी को बेच रहे हैं जो कि मार्केट लीडर है। In principle, Swift are keen to buy the company and are currently evaluating its possible acquisition. यहाँ पे SFA अप्लाई होगा, एक्विजिशन करनी है या नहीं करनी है। Swift's management perceive that their capabilities in logistics will greatly enhance the profitability of EVM. मैनेजमेंट ये सोच रही है कि भाई जो हमारी लॉजिस्टिक्स में कैपेबिलिटीज हैं ये काफी हद तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देंगे जो ईवीएम के अंदर है। The financial results for EVM are shown in figure 1. Swift has acquired a number of smaller Ambion companies in the last decade, but also has no experience of acquiring foreign companies or indeed working in Korea. जो स्विफ्ट इज ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग अ मोर रेडिकल चेंज। यहाँ पर क्या सिनेरियो हो गया है, यहाँ पे ये है कि भाई ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने फिगर 1 में दे दिए हैं। इन्होंने छोटी तो बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है पिछले 10 साल में, लेकिन इनके पास फॉरेन करेंसीज को एक्वायर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो स्विफ्ट इज ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग अ मोर रेडिकल चेंज, ही इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली डाइल्यूजेंट विद एम्बियन। In a recent interview, he said that trading here is becoming impossible. The government is more interested in over-regulating enterprise than stimulating growth. He's considering moving large parts of its logistics operation to another country, and this country, Korea, is one of the possibilities he's considering. तो हमें इन नटशेल समझ के आया, इन नटशेल हमें ये समझ में आया कि सर एक कंपनी है स्विफ्ट, उसके लिए गवर्नमेंट ने जीना हराम कर दिया है। उसी मुल्क के किसी और स्टेट में एक और कंपनी है ईवीएम, वो बिक रही है, वो मार्केट लीडर है वहां पे, सबसे ज्यादा ट्रक्स उसके पास हैं, बाकी कंपेटिटर 20 ट्रक, इसके पास 700 ट्रक, और 2 इन्वेस्टर्स ने फॉरेन बैंक से डेट लेके इस कंपनी को जो है वो खरीदा है। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं और उसको जो है वो किसी और को सेल करना चाह रहे हैं। स्विफ्ट का जो मालिक है जो स्विफ्ट, ये कह रहा है गवर्नमेंट तो ग्रोथ के आगे जो है वो मसले मसाइल खड़े करके बैठी हुई है। ये देखें, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ वाली बात की थी ना, बहुत ज्यादा आप इसको ओवर रेगुलेट कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, मसले कर रहे हैं, बिजनेस तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा इस तरीके से। तो बिजनेसमैन कह रहा है ठीक है यार कोई मसला नहीं है, मैं वहां से हिजरत कर जाऊंगा, मूव कर जाऊंगा
और मैं किसी और कंट्री में चला जाऊंगा जैसे कि कोरिया का मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें फाइनेंशियल रिजल्ट्स ईवीएम 2019, तो हमारे पास क्या चीज है सर? एसेट्स में नॉन करंट्स में इंटेंजिबल्स आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, 8100 की बैलेंस शीट है। इन्वेंट्री की बात करें तो बहुत ही कम इन्वेंट्री, बहुत ही कम। ट्रेड रिसीवेबल्स तकरीबन 900 के, कैश इन कैश इक्विवेलेंट तकरीबन हमारे पास 200 का, ठीक है। सो इट्स नॉट अ कैश रिच कंपनी एट ऑल। 8000 तकरीबन आपकी 9300 की बैलेंस शीट में 200 मिलियन का कैश है, बहुत ज्यादा कैश रिच आप यहाँ पे नहीं है, सही है। इक्विटी लाइबिलिटीज में अगर देखो तो फेयरली शेयर कैपिटल और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग्स का थोड़ा सा पोर्शन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनकी अच्छी खासी हैं, 5000 की इक्विटी पे 2500 का डेट है तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रेड पेबल्स हैं, इसके अलावा आपका करंट टैक्स पेबल है, टोटल लाइबिलिटीज हैं और इक्विटी है। इसके बाद इन्होंने अपना पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बताया भाई, 20,000 का रेवेन्यू है, 16,000 तकरीबन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स देते हैं, यानी कि यहाँ पे इनकी 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स है और 20% इनका यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। ये ईवीएम के फाइनेंशियल्स है, ये हमारी टारगेट कंपनी है। टारगेट कंपनी फॉर द एक्विजिशन, ठीक है। स्विफ्ट के फाइनेंशियल्स नहीं है, ये फाइनेंशियल्स ईवीएम के हैं। ईवीएम के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं आपके पास, 80% का आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रोस प्रॉफिट है 20%, एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है और इनकम टैक्स आ रहा है। कुल मिला के इन्होंने यहाँ पे 1150 का प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया है। बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉफिट की हिस्ट्री होगी नहीं गालिबन, क्योंकि देखो अपेरेंटली नजर आ रहा है मेरी रिटर्न अर्निंग सिर्फ 50 है। रिटर्न अर्निंग 50 का मतलब है कि जिस वक्त मैंने कंपनी उठाई उसको बहुत ज्यादा कोई वक्त नहीं हुआ, साल 2 साल ही बहरहाल जो है वो हुए होंगे, सही। अब यहाँ पे कहते हैं असेस यूजिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स द अट्रैक्टिवनेस फ्रॉम स्विफ्ट्स पर्सपेक्टिव ऑफ ईवीएम एज एन एक्विजिशन टारगेट, ठीक है। दूसरा, एग्जामिन द फैक्टर्स व्हिच कुड इन्फ्लुएंस स्विफ्ट्स डिसीजन टू मूव अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स लॉजिस्टिक्स बिजनेस टू इकोरिया। यहाँ पर इन्हें स्टडी करवाना है आपको इस कंट्री को। अब देखो कितने लोग होंगे, कितने सारे लोग होंगे जो यहाँ पे इस सवाल को पढ़ेंगे, इस एग्जामिन वाले पार्ट बी को पढ़ेंगे और पार्ट बी को पढ़ के बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो अच्छाइयाँ बता दो इस कंपनी को एक्वायर करने की। वो यहाँ पे इस कंपनी को एक्वायर करने की सारी अच्छाइयाँ बता देंगे। अरे भाई वो स्पेसिफिकली कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ कि इकोरिया में शिफ्ट करना है या नहीं करना। वो पार्ट बी में ये तो बात ही नहीं कर रहा कि आप उस कंपनी को एक्वायर करो। कंपनी को एक्वायर किए बगैर आप वहां नई कंपनी खोल दें, नई कंपनी खोल दें, नया सेटअप लगा दें, सब कुछ नए तरीके से कर दें। एग्जामिनर पार्ट बी में आपसे ये नहीं कह रहा कि आप एक्विजिशन को सपोर्ट करो। पार्ट ए में वो कह रहा है कि हाँ ये बताओ कि एक्विजिशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वहां पे वो लोकल कंट्री पे नहीं कर रहा। तो पार्ट बी में ये बताओ सर फाइनेंशियल, हाँ वो आपकी बात सही है जुल्फिकार, लेकिन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का यहाँ पे बहुत छोटा सा इंपैक्ट होगा। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली आपका फोकस होगा वो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से होगा कि वहां जाना है नहीं जाना है। थोड़ा बहुत अगर सवाल मिला के आ जाता है तो वो तो आई कैप में भी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि पार्ट ए में आपके पास एसएफए अप्लाई होगा और पार्ट बी में आपके पास पोर्टर्स डायमंड अप्लाई होगा। और थोड़ा बहुत आप रेशियोज से नंबर्स से हेल्प ले लेंगे कि वो कंपनी कैसी लग रही है, पर्सपेक्टिव क्या है उस कंपनी को एक्वायर करते वक्त, ठीक है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव से ये अलाइन होता है नहीं होता, आपके विजन मिशन के लिए सूटेबल है नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं किस तरीके की कंपनी को आप उठा सकते हैं, फिजिबिलिटी कितनी है, फायदा भी है इसको लेने का या नहीं है, आगे जाकर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है नहीं नजर आ रही, और एक्सेप्टेबिलिटी में आ जाएगा कि आपके शेयर होल्डर्स इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो कंपनी को ओन करते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सही। ये 3 चीजों के पर्सपेक्टिव से यहाँ लिखना है। और पोर्टर्स डायमंड की बात, सर आपने डायमंड कैसे पिक कर लिया, आपको कैसे पता चला ये पोर्टर्स डायमंड की बात हो रही है, हम तो पेस्टल भी लगा सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ये स्पेसिफिकली कंट्री की बात कर रहा है। तो जब मैं स्पेसिफिकली एक कंट्री को इवेल्युएट कर रहा होता हूँ ना कि यार मुझे यहाँ बिजनेस खोलना है या नहीं खोलना, तो वहां पे डिमांड कंडीशंस, फैक्टर कंडीशन, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ऑन पॉइंट में यही बातें देखता हूँ। आज अगर मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे साउथ अफ्रीका में, सऊदीया में कोई कंपनी ओपन करनी है, वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं ये सब चीजें देखूंगा। जैसे आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब क्वालिफाई होने के बाद इवेल्युएट करेंगे कि अब आपने पाकिस्तान से बाहर कहाँ मूव करना है, दुबई जाना है, सऊदी जाना है, यूरोप जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, एज इट्स पार्ट ऑफ यूरोप लेकिन यूके जाना है स्पेसिफिकली,
तो आप यही चीजें इवेल्युएट करते हैं, इनकम टैक्स कहाँ पर है, लिविंग कॉस्ट कहाँ पर है, फैसिलिटीज कहाँ पर है। मुझे याद है जब मैं काम करने के लिए तकरीबन 1 साल सऊदीया गया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि देखो पैसे तो वहाँ अच्छे बनते हैं, इनकम टैक्स भी नहीं है, सेविंग बहुत होगी, लेकिन एक्टिविटीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत हुआ आप उम्रे के लिए निकल जाएंगे, ज़ियारत वगैरह पे निकल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपकी वहां पे नहीं होंगी। ठीक है। लेतिशिया कहती हैं कि सर पेस्टल भी तो कंट्री वाइज होता है। देखो पेस्टल स्पेसिफिकली किसी कंट्री की बात नहीं करता है, पेस्टल बात करता है बिजनेस इन्वायरमेंट की। अब मैं पाकिस्तान में रह के, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में रह के ही कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूं, तो मेरा मकसद पाकिस्तान को स्टडी करना नहीं है, मेरा मकसद उस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना है जिस इन्वायरमेंट में वो काम हो रहा है। अब जैसे इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमी इकोनॉमिक सेंस में अगर देखें, तो पाकिस्तान में कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, जिनके लिए पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब सर? जैसे रियल स्टेट की डेवलपमेंट, मुझे बताओ पाकिस्तान में रियल स्टेट की डेवलपमेंट करना और पाकिस्तान में स्टील की फैक्ट्री लगाना, इन दोनों में से ज्यादा आसान काम कौन सा है? हाँ जी, आप लोग बताएं। सर रियल स्टेट आसान है, पॉपुलेशन बहुत है, लोगों को घर चाहिए। रियल स्टेट में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। नस्ला टावर का केस हुआ था कराची में, हम सब जानते हैं। रियल स्टेट बहुत आसान है। तो क्या मैं पाकिस्तान में रह के रियल स्टेट का पेस्टल एनालिसिस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन पोर्टस डायमंड तो बात ही स्पेसिफिकली किसी आउटसाइड कंट्री की करता है। क्या आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हो और उस कंट्री को एनालाइज करना है, तो आप पोर्टस डायमंड का मॉडल लगाएंगे। तो पेस्टल इज नॉट स्पेसिफिकली टू अ कंट्री, but it's specific to the business environment into which a product is operating. अब इसी पाकिस्तान में तुम स्टील की फैक्ट्री लगाओ तो गैस नहीं आएगी, तुम्हारे बिजली के मसले होंगे, दूसरे प्रॉब्लम होंगे, लेबर महंगी, फलाना होगा। रियल स्टेट लगाओ, टैक्स ही नहीं है, 30% टैक्स की लोग चोरी कर लेते हैं, सीधा सीधा वो मार्जिन बन जाता है, जैसे ही वो मार्जिन बनता है आपका प्रॉफिट स्काई रॉकेट कर जाता है। कितना आसान हो जाता है, 30% टैक्स आप निकाल दो, क्योंकि रियल स्टेट वाले प्रॉपर्ली टैक्स तो देते नहीं है, सब जानते हैं ये बात। अब वो रियल स्टेट वाले अगर टैक्स प्रॉपर्ली नहीं दे रहे, डीसी वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज में फर्क है, जिस वैल्यू पे मार्केट में ट्रांजेक्शन हो रही है उस वैल्यू पे एग्रीमेंट में नहीं आ रही है, आपका टैक्स तो सारा बच गया। जैसे ही आपका टैक्स बच गया, वो 20, 25, 30% जो एक रियल स्टेट कंपनी का टैक्स होता अदरवाइज वो, और इकोनॉमिक्स कैसी जस्टिफाई होती है? सारा पैसा बुकिंग पे ले लेना है, बुकिंग के पैसों से जो है वो आपने घर बनाना है। पहले आप खाली प्लॉट दिखा दें लोगों को, वो प्लॉट देख के डाउन पेमेंट देंगे, वो प्लॉट देख के आपको इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू करेंगे, उन्हीं के पैसों से घर बनाओ, उन्हीं को दे दो। आपको अपना कैपिटल तो फंसाना ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की बुकिंग होती है, प्लॉट के पैसे बाहर आ जाते हैं। ये सीधा सीधा मैंने पेस्टल एनालिसिस किया है, सोशल पर्सपेक्टिव से। लोगों को चाहिए अच्छे से अच्छा घर, लोग रूए जमीन पे जब तक इंसान रहेगा वो जमीन और घर और अच्छी छत और अच्छा खाना ये सब चीजें ढूंढता रहेगा। पॉलिटिकली देखो तो फेवर है, जितने पॉलिटिशियंस हैं घुसे हुए हैं रियल स्टेट में, आपको पॉलिटिकली कोई मसला ही नहीं होता रियल स्टेट के अंदर। पॉलिसी भी कंसिस्टेंट है कि इस स्टेट को छेड़ना ही नहीं है, रियल स्टेट के सेक्टर को छेड़ना ही नहीं है। तो बहरहाल पोर्टस डायमंड के अंदर आप नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज देखते हैं कि मुझे इस बिजनेस के लिए इस कंट्री में जो है बहरहाल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पेस्टल के अंदर एक एनवायरनमेंट का एनालिसिस होता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी हो सकता है। डज इट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? क्या ये फर्क समझ में आता है दोनों का? एवरीवन गेट्स इट? एक ही पार्टिसिपेंट ने यस बोला है भाई, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। चलो भाई, तला बंदूक वाले ने बोला सर बेस्ट। और लोग बताएं जी। चलिए बेहतरीन हो गया जी। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। ठीक है, अब ये तकरीबन 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 25 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए मैं अगर आपको 40 मिनट दे दूंगा तो हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इन दोनों पार्ट्स के हवाले से जो भी चीज आपसे अटेम्प्ट हो सकती है, आराम से आप वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो भी पॉइंट्स आप ड्राफ्ट कर सकते हैं आप वो ड्राफ्ट करने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इस कंपनी के नंबर्स हमें समझ में आते हैं कि फीजिबल है, प्रॉफिटेबल है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना? क्या हमारे शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल होगा इस कंट्री के अंदर या इस कंपनी को एक्वायर करना? और दूसरे पार्ट में ये लिखो कि एज अ कंट्री हमें यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भाई सहूलत तो ये भी हो सकती है कि मैं अपनी कंपनी वहां खोल लूँ, पार्ट ए में बोलूँ भाई मुझे कंपनी अच्छी नहीं लग रही, कंट्री अच्छा लग रहा है, उस कंट्री में मैं अपनी कंपनी खोल लूँ। और दूसरा मैं कहूँ कि नहीं यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंट्री बेशक इतना अच्छा नहीं है लेकिन कंपनी की वजह से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये दो व्यूज यहाँ पे बन सकते हैं। आप, आई एम गिविंग यू 10 to 12 मिनट्स, आप इसको अपने पास ड्राफ्ट करें, फिर मुझसे शेयर करें अपना आंसर, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे करना चाहते हैं ग्रुप पे कर लें।
फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम हो भैया। चले जी, अब हम इसका आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं, सही है। मैंने आपको सॉल्व करने का जो है वो टाइम दिया। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है दैट शुड स्विफ्ट एक्वायर ईवीएम ना। तो सबसे पहले हम पहले वाले का पार्ट यहाँ पे, इसको रहने दो। पहला वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलें जी, तो पहले हम यहाँ पे इसका पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हमने इस बात को यहाँ पे डिस्कस करना है दैट शुड स्विफ्ट एक्वायर ईवीएम और नॉट, सही है। शुड स्विफ्ट एक्वायर ईवीएम और नॉट। अच्छा देखो, इस तरह के सवाल में कोई आपको एग्जाम में आके बताएगा नहीं तो क्या आपने यहाँ पे जो है वो एसएफए अप्लाई करना है। ऐसे सवालात में मल्टीपल मॉडल्स जो है वो जहन में आते हैं कि सर यहाँ पे ये भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है। सबसे पहले ना एसपीएम के सवाल में ये किए कि आप पिक कर लो ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट कहाँ से करना है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां से मुझे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्ट्रैटेजी के उन बड़े बड़े मॉडल्स की। क्या 5 फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई करता हुआ नजर आता है? नहीं, 5 फोर्सेस जैसी कोई खास बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं दी, थोड़ा बहुत कंपटीशन के बारे में बताया है। क्या यहाँ पे मैं जो है वो पोर्टस डायमंड लगा सकता हूँ? वो पार्ट बी में मुझे लग रहा है लगाना चाहिए, उसको वहां के लिए छोड़ दो। पेस्टल भी इन्वायरमेंट का एनालिसिस पार्ट बी में, उसको भी वहां पर छोड़ दो। सर क्या यहाँ पे उन्होंने मुझसे कैपेबिलिटी और इस तरह का कोई एनालिसिस मांगा है? नहीं, ऐसी भी कोई चीज नहीं है। तो घूमते घुमाते अगर आपने एसपीएम की अच्छे से चीजें रीडिंग की हुई है, आपको पता है कहाँ क्या लिखा है, आप कंक्लूड करेंगे कि भाई मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने जा रहा हूँ और मुझे ये देखना है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट मेरी आज की कंपनी के लिए सूटेबल, फीजिबल और एक्सेप्टेबल है या नहीं। क्या मेरे विजन मिशन को, मेरे सारे पर्सपेक्टिव को सूट करेगी? क्या यहाँ पर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी मुझे नजर आ रही है? एट द सेम टाइम एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कितना मैं इसको एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उस चीज को देखता हूँ, सही है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे अपने इस पूरे मॉडल के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे देखो ना तो एसीसीए वगैरह के एग्जाम में और इस तरह के एग्जाम्स में हमें ये चीज नजर आती है कि वहां पे एग्जामिनर अप्रिशिएट करता है कि स्टूडेंट अगर कोई ऑल्टरनेट मॉडल से जवाब दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको आंसर करेंगे। लेकिन बात यह है कि वो सही आंसर हो, और अगर वो सही चीज के ऊपर जो है वो आंसर आउट कर रहा है तो उसमें कोई इतना मस्ती वाली बात नहीं है, उसको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके खिचड़ी सी बना देते हैं। उसमें आपने ये भी लिख दिया जी, डिफ्रेंसिएशन भी डाल दिया जी, ये भी डाल दिया जी, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ये वाली चीजें एक साथ इतनी यहाँ पे जो है वो अकाउंट फॉर नहीं करनी है। बिल्कुल टू द पॉइंट हमने बात करनी है। अगर कहीं पे कोई बिजनेस मॉडल की बात हो रही है तो ठीक है, समझ आता है कि आपने वहां पे जो है वो डिफरेंशिएशन, स्ट्रेटेजिक चॉइस, पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज, इनके बारे में बात कर ली। कहीं पर फ्रेंचाइजिंग, पार्टनरशिप, ऐसा कोई डिस्कशन आ रहा है वहां पे वो बात कर ली। कहीं पर कंपटीशन को असेस करना, आपने 5 फोर्सेस लगा दिया। कहीं पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, आपने बीसीजी मैट्रिक्स लगा दिया, ठीक है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें। लेकिन मसला ये आता है कि अब आपको जो समझ में आ रहा है, ऑल यू नो राइट वाली जो अप्रोच होती है, एग्जामिनर कमेंट्स में बार हाँ उसने उसको डिस्करेज किया, उसने उसको डिस्करेज किया कि यार आप बार हाँ ये बात यहाँ पर जो है वो डिस्कस की जाती है कि भाई बहुत सारी बातें जो आपको पता है वो सब आप एक साथ ना लिख दें, वो सब आप एक साथ ना लिख दें। हर स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करने से पहले, हर बिजनेस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करने से पहले आपके पास ये एसएफए का एनालिसिस होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं क्या वो सूटेबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो फीजिबल है। अब देखो मैं आपकी बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको इसका बता देता हूँ जिधर एसएफए का डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एसएफए की जो है वो डिस्कशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, असेसमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज। यहाँ पर ये कहता है बिफोर डिसाइडिंग whether or not to choose a particular business strategy, an assessment should be carried out to judge whether the strategy is acceptable. यहाँ पे इस केस के अंदर जो हमारा एग्जाम सवाल वाला केस है, इसमें हम यही कर रहे हैं, हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो ये वाला एनालिसिस बिल्कुल ऑन पॉइंट हो सकता है। बस एनालिसिस के पीछे हम कंपटीशन की भी बात करें, हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें, हम सारी इस तरीके की चीज की यहाँ पे जो है वो बात कर सकते हैं। सूटेबिलिटी हमारे पास है, फिजिबिलिटी हमारे पास है और एक्सेप्टेबिलिटी हमारे पास है। ये तीन पॉइंटर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
ठीक है। सुटेबिलिटी में देखो ये क्या कहता है, इफ द पर्पस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज टू गेन कंपैरेटिव एडवांटेज, इज इट नेसेसरी टू असेस हाउ द स्ट्रैटेजी माइट डू दिस। फिर आप उसकी डिटेल में जाएंगे कि अगर आप इस तरह की कोई और बात करने जो है वो जा रहे हैं। सुटेबिलिटी के अंदर आपके विजन मिशन के साथ वो चीज अलाइन हो रही है नहीं हो रही है, पूरी सारी चीज इस तरीके से एक्सेप्टेबल हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो आ जाती है। सही। एट द सेम टाइम फिजिबिलिटी के अंदर हम फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि यार हमारे लिए हमारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स का इसके ऊपर क्या व्यू होगा। फिजिबिलिटी के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल है हमारे लिए कि ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सूटेबिलिटी का एंगल। हम इधर एसएफए मॉडल अप्लाई करेंगे, और एसएफए मॉडल को अप्लाई करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव ओवर हियर इज सूटेबिलिटी। क्या इस बिजनेस को एक्वायर करना ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमारे लिए सूटेबल नजर आता है या नहीं आता है। अब मैं आप लोगों के आंसर्स यहाँ पे जो है वो लेना शुरू करता हूँ। ऑल राइट, तो हमारे पास किन किन के आंसर्स आए हैं। सबसे पहला आया मिनहालका होल्ड्स मेजर लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कंट्री, इट इज praised for its prompt delivery of the goods, problems in raising finance have made it difficult for significant competitors to emerge, the capital markets are still immature and the government has not wished to interfere with or bolster them, the standard of living has increased। मिनहाल तुमने पार्ट बी के बारे में ये चीजें लिखी है या पार्ट ए के बारे में है। स्विफ्ट कैन इवन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो कहीं पर ऐसा लग रहा है कुछ पॉइंट्स में कि तुमने कंट्री को एडवोकेट किया है, तुमने कंट्री पे ज्यादा जो है वो बात की है कि उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट करी है, लेकिन बहरहाल आपको दोनों चीजों को ही अकाउंट फॉर साथ करके चलना होगा। सिर्फ आप एक ही चीज के बारे में जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो फरजाम का जो है वो आंसर है। फैक्टर कंडीशंस, पीपल हैव स्ट्रांग वर्क एथिक, बेटर लेबर, गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन। ठीक है, बिल्कुल सही है। डिमांड कंडीशंस में गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, डिफिकल्ट फॉर सिग्निफिकेंट कंपीटिटर्स टू इमर्ज एज एक्सेस टू फाइनेंस इज लिमिटेड। फर्म स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली चीज आ गई, राइवलरी इतनी ज्यादा नहीं, कंपटीशन नहीं है, यहाँ कंपटीशन की बात कर सकते थे। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज पे ऑनेस्टली उन्होंने इतनी चीजें हमें यहाँ बताई नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड वहां पे स्पेस है, जगह है, काम हो सकता है, यही काफी है यहाँ पे फिलहाल। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, कंपेरेटिव मार्केट लीडर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाँ ये बिल्कुल सही रेशियोज निकाले हैं मिनहाल तुमने। अब देखो इस सवाल को हम यहाँ पे अप्रोच कैसे कर सकते थे। ठीक है, हम इस सवाल को यहाँ पे अप्रोच करना समझते हैं। इधर इसने रिक्वायरमेंट में हमसे कहा कि भाई आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मेजर्स देखें, और फिर देखें कि स्विफ्ट के पर्सपेक्टिव से कितना अट्रैक्टिव है ये एक्विजिशन टारगेट, कितना अट्रैक्टिव है हमारे लिए एक्विजिशन टारगेट। तो सूटेबिलिटी की जहां पर हम बात करेंगे, सूटेबिलिटी की बात करते वक्त चंद फाइनेंशियल फैक्टर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, चंद रेशियोज हम यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसने हमें कुछ रेशियोज ऑलरेडी बताए हुए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, ग्रॉस प्रॉफिट 17%, नेट प्रॉफिट 9.15, ये इसने हमें बताया हुआ है यहाँ पे क्विक रेशियो, ये इसने हमें बताया हुआ है यहाँ पे करंट रेशियो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये इसने बताया हुआ है हमें यहाँ पे गियरिंग रेशियो, इसके साथ इसने बताया हुआ है हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कवर। क्या ये सारी चीजें मैं दोनों की कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक सा फाइनेंशियल एनालिसिस है जो यहाँ पे किया जा सकता है। आए इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ गया सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम यहाँ पे स्विफ्ट का भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम ईवीएम का भी देख लेंगे। रेशियोज की ये होती है कि जितनी चीजें कैलकुलेट हो सकती हैं आप वो कर सकते हैं। अब कुछ चीजें उन्होंने हमें यहाँ पे बता दी हैं। इन्होंने हमें बताया कि हमारा ROC है 18%, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, GP मार्जिन, वो है यहाँ पे 17%, तो हम यहाँ 17 कर देते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो 9.15% है। ठीक है, उसको भी मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास है करंट रेशो, वो दिया हुआ है तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.55।
फिर हमारे पास है क्विक रेशो, वो हमारे पास दिया हुआ है तकरीबन 1.15। फिर हमारे पास है गियरिंग, वो है 60%। एंड देन वी हैव इंटरेस्ट कवर, वो है 8। ठीक है, मिला के तकरीबन ये रेशियोज हमारे पास है। क्या हम ईवीएम के भी यही रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ईवीएम के अगर मैं यही रेशियोज कैलकुलेट करने जाता हूं तो सर सबसे पहला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। इसको पीएनएल के पास ले जाते हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे मेरा कितना है, पीबीआईटी कितना है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट 4000 है, एडमिन एक्सपेंसेस 2500 है। सिंपल, आप 4000 में से 2500 को निकाल दो, ये आपका पीबीआईटी बन गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा दो आप इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड से। सर कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना है? 2500 की मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग लगाई हुई है, और 2500 की लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ 2500 की लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ मेरे पास जो मेरा इक्विटी वाला कंपोनेंट है दैट इज 5750। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किए हुए हैं, तो अब मैं यहाँ 5750 ले आता हूँ प्लस 5750, ये मिला के 18% हो गया। इसमें कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस की लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे नहीं हो रही, बहुत डिटेल्ड हम कोई कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो नहीं कर रहे, सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 18% में यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रहा है। जीपी मार्जिन देखो, क्या जीपी नजर आ रहा है? जी सर, जीपी नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। जीपी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तकरीबन 4000 रुपए का जीपी है डिवाइडेड बाय 20,000 का रेवेन्यू, तो वो 20% है, बेटर देन द एग्जिस्टिंग स्विफ्ट मार्जिन। स्विफ्ट के अभी के मार्जिन से वो बेहतर है। ठीक है, उसको भी हम अगर 9% ले लें तो ये बॉटम कितना है? सर बॉटम में कमा रहा हूं इधर 1150, बॉटम में कमा रहा हूं यहाँ पे 1150 डिवाइडेड बाय मेरा रेवेन्यू है 20,000, ये कम है सर। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास 9% है, इधर नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास 6% है। ये मुझे बाहर एक चीज नजर आ रही है कि हाँ ये थोड़ी सी कम है। फिर हम करंट रेशियो की बात करते हैं तो सर मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं इस सिनेरियो में? सर करंट एसेट्स है मेरे यहाँ पे कुल मिला के इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश 1200 के करंट एसेट्स हैं। और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है? सर अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो 1050, 1200 डिवाइडेड बाय 1050, कुल मिला के मेरा भी यहाँ पे 1.14 का रेशियो है, लेकिन इट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द स्विफ्ट का अभी का रेशियो। ठीक है, फिर मैं इसी तरीके से क्विक रेशियो यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सर अगर मैं क्विक रेशियो की बात करूँ तो क्या उसकी डिटेल दी हुई है मुझे? बिल्कुल सर, 1200 के आपके करंट एसेट्स हैं, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दें, 1100 डिवाइडेड बाय द सेम, माइनस कर दो 100, 1100 डिवाइडेड बाय द सेम, तो 1.05 यहाँ पे आपका ये वाला हो गया। ये सब हम मिनहाल डिस्कशन करते हैं, अभी मैं सिर्फ नंबर कैलकुलेट करा रहा हूँ, ये सब हम डिस्कशन करेंगे सही, डोंट वरी, पॉइंट सारे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आ जाओ उसका गेयरिंग परसेंटेज देखो। गेयरिंग के परस्पेक्टिव से सर यहाँ पे 2500 की आपके पास बोरोइंग है, इसको आप डिवाइड कर दें इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि इक्विटी प्लस डेट, तो आपका 2500 का डेट हो गया प्लस आपकी इक्विटी हो गई 5750। ठीक है, इतनी है ना हमारी इक्विटी यहाँ 5750। ठीक है, तो ये 30% की गेयरिंग आती है, जबकि इधर हमारे पास गेयरिंग आई थी 60% की। और इंटरेस्ट कवर की अगर बात करें तो सर इनका इनकम टैक्स है हमारे पास 1200 का। ठीक है, सॉरी इनकम इंटरेस्ट कवर की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट हमारी है 300 की, ये फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रही है, 300 की फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, मैं इस 300 की फाइनेंस कॉस्ट को यहाँ पे मेरे पीबीआईटी से डिवाइड कर देता हूँ, विच इज 4000 माइनस 2500, तो मेरा इंटरेस्ट कवर तकरीबन यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे 5 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर है, जबकि यहाँ मेरे पास 8 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर है। तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पे बेहतर नजर आ रही हैं, कुछ चीजें मुझे यहाँ पे बेहतर नहीं नजर आ रही हैं। एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद
नॉन फाइनेंशियल। तो हमने जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंटर्स बनाना शुरू करते हैं। सारे नंबर्स हमारे पास आ गए, सब चीजें आ गई। अब हम सूटेबिलिटी के यहाँ पे जो है वो पॉइंटर्स बना सकते हैं और बात को जो है वो समझा सकते हैं कि हम इस चीज को फेवर करेंगे या नहीं फेवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि भाई कंपनी लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में है। एक जनरली अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को और कंपनी की जो करंट सिचुएशन है उसको ये सूट तो करता है प्राइमरली। बाकी बातें सूटेबिलिटी की मैं बाद में करता हूं। लेकिन सबसे पहली चीज कि भाई कंपनी ग्रो करना चाहती है, कंपनी फॉर प्रॉफिट है, ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का पर्सपेक्टिव है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से जो आपके पास कंपनी आप एक्वायर करने जा रहे हैं वो ग्रोथ वाले एंगल में मौजूद तो है, ठीक है। तो सूटेबिलिटी में हम एक बात ये लिख सकते हैं कि भाई सिंस the objective of the company Swift is to attain growth and achieve profitability in the logistics business। देखो विजन या मिशन की इन्होंने हमें यहाँ पे कोई बात नहीं बताई है, वरना मैं विजन और मिशन को भी यहाँ पे मेंशन कर देता। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉजिस्टिक्स बिजनेस, the company EVM is profitable and operating in a growth market which is emerging in the FMCG sector। उसने कहा ना जी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, जनरल पब्लिक के साथ गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। इमर्जिंग इन द गुड्स सेक्टर कर लो, बेशक एफएमसीजी अगर ना लिखना हो तो सिंपल रख लो वर्ड्स को। तो सबसे पहली बात, जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिंदा रहने का, स्विफ्ट कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसके साथ ये कंपनी अलाइन होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज तो ये है, जो स्विफ्ट हासिल करना चाह रहा है इन द होम कंट्री एम्बियॉन, जो इनकी अभी की कंट्री है, उसके अंदर जो ये जो अचीव करना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन तो है। अगर यहाँ पे विजन मिशन लिखा होता, हमें अगर दिया हुआ होता विजन और मिशन प्रैक्टिकली, तो हम उसके साथ भी अपनी अलाइनमेंट चेक करते। क्या यार हम जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं उस कंपनी की अलाइनमेंट इस सारी चीज के साथ होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ यार आपकी एक्विजिशन इट मेक्स सेंस, एक्विजिशन अपीयर्स टू मेक सेंस बिकॉज द मार्केट इज मैच्योर, कंपेटिटिव हो चुकी है एम्बियन के अंदर, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मसले मसाइल कर रही है, आप मार्जिन जो है वो नहीं कमा पा रहे हैं। सो द एक्विजिशन मेक्स सेंस। The acquisition makes sense since there are issues in एम्बियन। अब एम्बियन के अंदर हमारे पास क्या इश्यूज हैं सर, क्या मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं? भाई एक तो कंपटीशन है, ठीक है, मैच्योर मार्केट है, ओवर रेगुलेटेड है और हॉस्टाइल पॉलिसीज हैं। ऐसी पॉलिसीज हैं जो इस बिजनेस को चलने नहीं दे रही। तो आपकी एक्विजिशन सेंस बना रही है और आप बिल्कुल इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, आपका जो कोर ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो अचीव हो रहा है इस कंपनी को एक्वायर करके। फिर चाहे कंपनी कोरिया में हो या किसी भी जगह पे हो, आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है पहला, वो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव हो रहा है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको अचीव होता हुआ यहाँ पे अपना जो है वो नजर आ रहा है। आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस में काम कर सकते हैं, जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, कंपटीशन वहां पे इमेच्योर है, ये सब चीजें। तो ये बात तो समझ आती है, ठीक है ना। द एक्विजिशन ऑफ ईवीएम provides
the opportunity to operate in a growing market, which is at the moment not very competitive and is immature. इमेच्योर है, ग्रो नहीं हुई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आप जो है वो फर्स्ट मूवर्स में से एक हो सकते हैं जो वहां पर मूव करेंगे सारी चीजें, ये सब कुछ अपनी जगह पे बात है। लेकिन सर एक कंसर्न भी है, एक चीज हमें सूटेबिलिटी में कंसर्न भी शो करना चाहिए यहाँ पे, और वो क्या कंसर्न शो करना चाहिए? देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग इन द फॉरेन मार्केट्स, देयर इज नो एक्सपीरियंस एट ऑल ऑफ ऑपरेटिंग इन द फॉरेन मार्केट्स। आपका फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सिंपल, आपने 2 से 3 पॉइंट्स, आपने मार्क्स देखे, आपके मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? आपके मार्क्स हैं तकरीबन यहाँ 15। तो आप अच्छे यहाँ पे अगर 8 पॉइंट्स लिख देते हैं, 8 से 10 पॉइंट्स अगर लिख देते हैं, तो 2 से 3 पॉइंट आपने इस हेडिंग में लिखे, 3 आपने दूसरे में लिखे, 3-4 आपने तीसरे में लिखे। आपके 8 से 10 पॉइंट्स अगर अच्छे इस सवाल के अंदर बन जाते हैं तो वो 15 नंबर को जस्टिफाई कर देंगे, 15 नंबर को वो आराम से जस्टिफाई कर देंगे। तो एक कंसर्न यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि भाई आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज पे इस तरह से किसी चीज पर ऑपरेट करना सूटेबल ना हो। might not be suitable as Swift has no experience of operating in the foreign markets as well as employees of EVM, which might still carry the working style of government entity, as EVM is recently privatized. अगर आप देखो तो बहुत रीसेंट प्राइवेटाइजेशन हुई है ना इसकी। फरजाम कहते हैं सर कैन वी राइट बुलेट्स इन द पेपर? भाई आपको लिखना ही बुलेट्स में। आपसे किसने कहा कि आप 50 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखेंगे? आपने बुलेट्स में लिखना है। एक बुलेट 2 से 3 लाइन का, अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, बहुत बड़ी है तो 3 से 4 लाइन का बस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मिनाल, ये पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन देखो दो कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न मैंने क्या बोला कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करने का, एक ये कंसर्न है, वैलिड बड़ा कंसर्न है। दूसरा, ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है ना हो। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो है हमारे पास ईवीएम, ये रिसेंटली प्राइवेटाइज हुई है, रिसेंटली प्राइवेटाइज हुई है, ठीक है ना। तो इसकी रिसेंट प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो सकता है इस तरह का सिनेरियो हो कि आपके पास एम्प्लॉइज इतने ज्यादा फेमिलियर ना हो। एक प्राइवेट बिजनेस में किस तरीके से काम करना है इसके लिए एम्प्लॉइज इतने फेमिलियर ना हो, और थोड़े से मसले मसाइल शुरुआत में जो है वो क्रिएट हो, ठीक है ना। थोड़े से हो सकता है मसले मसाइल आपके पास जो है वो शुरुआत में क्रिएट हो। तो अगर आप एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से देखो, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो हो सकता है कि अभी उनकी इतनी आदत ना पड़ी हो इन सारी चीजों की। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था ना एक जगह पे, 10 years ago ये सारे स्टेट्स बने थे, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा द स्टेट हॉलेज ऑपरेटर वो सोल्ड ऑफ टू इकोरियन इन्वेस्टर्स। ये देखो ये स्टेट था, पहले स्टेट की प्रॉपर्टी थी ये, और फिर जब ये दो इन्वेस्टर्स को बेचा गया तो इनकी प्राइवेटाइजेशन हुई है। प्राइमरीली प्राइवेटाइजेशन हुई है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट ये बन गया कि हाँ भाई आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट मुश्किल है, वहां पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते, और वहां पे ये मसले मसाइल आ रहे हैं, 4 मसले हैं, पहला पॉइंट हो गया। तो एक्विजिशन मेक सेंस। दूसरा, इस कंपनी की एक्विजिशन आपके लिए सूटेबल हो सकती है क्योंकि ये मार्केट अभी इमर्जिंग है, इतनी मेच्योर नहीं हुई है, वहां पर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, अभी आपके पास कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, आपके पास फॉरेन मार्केट्स में एक्सप्लोर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेट करने का,
चौथा, वहां के एम्प्लॉइज हो सकता है अभी भी गवर्नमेंट के माइंडसेट से चल रहे हो और आपकी बातों को हो सकता है इतना सही से ना लें, इतना अच्छे से ना लें। हो सकता है अभी भी वो उसी माइंडसेट से चल रहे हो जिस तरह वो गवर्नमेंट एंटिटीज में जो है वो माइंडसेट से चलते थे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताया कि यार जो फेवर कर रहे हैं सूटेबल है हमारे लिए काफी हद तक। और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर बताया एट द सेम टाइम जो आपका इंप्लॉइज वाला पॉइंट है कि हो सकता है कि वो उस माइंडसेट से अभी आपके पास बाहर ही ना निकले हो, ठीक है ना, बाहर ही ना निकले हो। ये आपका यहाँ पे ये वाला मैटर हो गया। एक मिनट दीजिएगा, ये इमेज हम मैंने पोस्ट की है ना, इसको थोड़ा सा हम सही कर लें। हाँ जी, अब सही हो गया, सही। तो ये सूटेबिलिटी वाले हमारे तमाम फैक्टर्स यहाँ पे जो है वो शामिल हो गए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सूटेबिलिटी में लिख दिया। अब आ जाती है बात एक्सेप्टेबिलिटी की कि भाई क्या हमारे शेयर होल्डर्स को ये वाली चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। आप अगर ये सूटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी की हेडिंग डाले बगैर भी ये 15 पॉइंट अगर सही लिख दो ना और मॉडल अप्लाई नहीं करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स ना सोचेंगे सर जब तक मैं एसएफए का मॉडल नहीं लगाऊंगा मुझे यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे अगर आप बातें सारी सही करते हैं। 15 बातें अगर आपने ऐसी सही कर दी, 15 बातें अगर आपने यहाँ पर ऐसी सही कर दी जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझ आती हैं, ठीक है, इट्स अ गुड टू गो, इट्स अ गुड टू गो वाला एलिमेंट, समझ आती है बात। अगर आपने 15 बातें इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कर दी जो कि जरूरत की बातें हैं। अच्छा बताएं जी, शेयर होल्डर्स को ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कोई अपना पॉइंट यहाँ पे बताना चाहेगा? एनीवन? मैं आपको इसको लिंक भी करवा देता हूँ, आपकी किताब में जो एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात लिखी हुई है, और फिर इसके पॉइंट को हम डिस्कस भी कर लेते हैं, सही है। अच्छा जी, ये पॉइंट था हमारा किताब में जहां पर लिखा हुआ था, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई, सही है। एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में क्या कहता है? डज इट एड्रेस द स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स इन अ वे दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स। यानी हमारे स्टेक होल्डर्स का जो मकसद है वो मकसद यहाँ पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, की परफॉर्मेंस रेशियोज अच्छे हैं या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। दे विल एक्सेप्ट एज इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सर व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स वी कैन गेन इफ वी डू दिस, राइट डाउन वैलिड पॉइंट्स विदाउट अप्लाइंग अ स्पेसिफिक मॉडल। भाई एक आध नंबर आपका स्पेसिफिक मॉडल को असेस करने पे है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक मॉडल असेस नहीं किया लेकिन बातें सारी सही कर दी, 15 बातें आपने वो लिख दी जो जस्टिफाई करती हैं कि यार हमें इसको एक्वायर करना चाहिए, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हम असल में मसला ये होता है हम बात ही सही नहीं कर पाते, हम अपना पॉइंट प्रूव ही नहीं कर पाते कि हमने ये सोचा क्यों है। एग्जामिनर आपका थॉट प्रोसेस चेक करता है, एग्जामिनर कहता है चेक करो यार जो ये बात कर रहा है वो ये क्यों कर रहा है, जो ये सोच रहा है वो ये क्यों सोच रहा है, इसके जहन में ऐसा क्या आया, इसने क्यों इस तरह से सोचा, इसने क्यों इस तरीके से इसको ऐसे इवेल्युएट किया। तो ये बहरहाल आपके पास जो है वो पूरा सिनेरियो इस तरीके से जो है वो बनता है। अब अगर मैं एक्सेप्टेबिलिटी की बात करूं तो यस, शेयर होल्डर्स विल एक्सेप्ट as it is a profitable entity and there is an opportunity to gain abnormal profits in such a market, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ कोई मसले नजर आते हैं तुम्हें? ये जो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस किया है अब इसको यूज करने का टाइम आ गया है, एक्सेप्टेबिलिटी में हम ये सारी बातें मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले नजर आते हैं आपको यहाँ पर? हाँ जी, एनीवन? जो मैं यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी वाले एंगल में लिख सकूं, शेयर होल्डर को एक्सेप्टेबल तो बाजाहिर होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम भी तो यहाँ पे आइडेंटिफाई की जा सकती है।
नहीं, लोन तो कम है। स्विफ्ट का अभी गियरिंग रेशियो 60% है, इनका 30% है। ROC is aligned with Swift, बट जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो देखो। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन तो आपका रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है। Align, and GP margin is even better. The net profit margin is worse as compared to Swift. क्या रीजन हो सकता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मतलब आपके एडमिन एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। आपके एडमिन एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, क्या वजह हो सकती है? शेयर होल्डर इतना आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो तो बोलेंगे भाई हम तो यहाँ ज्यादा कमा रहे थे, 100 रुपए बेचते थे 9 रुपए कमाते थे, इधर 100 रुपए में बेचेंगे तो 6 रुपए कमाएंगे। एक्सपर्टीज है स्विफ्ट के पास, कॉस्ट एफिशिएंट, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो, ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? सोचो, कुछ बताया है इन्होंने सवाल में ऐसा जिससे हम पिक कर सकें कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? एनीवन? हमजा जुल्फिकार कहते हैं सर ऑपरेशनल कॉस्ट डिप्रिसिएशन, लेबर। क्यों? लेबर की कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? क्या ऐसा मुख्तलिफ था इस कंपनी में? आम कंपनीज की अगर लेबर कॉस्ट कम होती है तो इसकी लेबर कॉस्ट ज्यादा क्यों होगी? बिकॉज लेबर इज स्किलफुल। 700 ट्रक। काशिफ ये सही पहुंच गया है, काशिफ सही पहुंच गया है। गवर्नमेंट इंक्रीज स्लैब रेट्स, क्या मतलब है इसका? नहीं 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 नहीं, अरे आसान है। एक्सीलेंट अहमद सालात, बिल्कुल सही जवाब दिया अहमद ने। सर गवर्नमेंट एंटिटी थी, गवर्नमेंट एंटिटी पास्ट में यार, गवर्नमेंट एंटिटी होने की वजह से इनकी सैलरी ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द मार्केट। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज लेस apparently because it used to be a state company and admin expenses may be higher, may have been, पूरी ड्राफ्टिंग करके बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, higher as compared to प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ये शुरू में आपके लिए चैलेंज भी रहेगा, would be a challenge to lower cost in the start. In the starting days after the acquisition. बस छोटा सा आपने सिंपल सा यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस किया, 2-4 रेशियोज कंप्यूट किया, आपका आंसर निकल आया। और देखो करंट रेशो क्विक रेशो इतने बुरे नहीं है, वो मैनेज हो सकते हैं। करंट रेशो क्विक रेशो आप वक्त के साथ मैनेज कर लोगे, रिसीवेबल्स पैसे निकलवा लोगे, चीजें कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की इनएफिशिएंसीज हैं, एडमिन कॉस्ट ज्यादा है। ओवरऑल इनएफिशिएंसी की वजह से, तो इनएफिशिएंसी की वजह से इसीलिए ना क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट बिल्कुल कैपिटलिस्ट अप्रोच से तो नहीं चलती। हम तो इनएफिशिएंसीज की मिसाल है दुनिया में, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत हुई भी है, हम इनएफिशिएंसीज की मिसाल है। तो इनएफिशिएंसीज बिल्कुल हो सकती हैं, ऐसी कोई बात इसके अंदर थोड़ी है कि इनएफिशिएंसीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती हैं, गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वेलफेयर होता है। तो अगर थोड़ा कम भी मार्जिन हो रहा है तो उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे ठीक है लोगों के पास ही जा रहा है ना, एडमिन एक्सपेंस में किसी सप्लायर को मिल रहा है ना, किसी इंप्लॉई को मिल रहा है, किसी कंपनी को मिल रहा है, जाया तो नहीं हो रहा पैसा, माशरे को ही वापस जा रहा है। तो बहरहाल वहां पे इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना। मे हैव बीन हायर एज कंपेयर टू अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जीपी बेहतर है। देखो कॉस्ट इनएफिशिएंसीज या ऑपरेशंस में
ये बात लिखते हुए इसका ख्याल रखना कि जीपी बेहतर है। जीपी इज 20%, यानी इनकी डायरेक्ट कॉस्ट में इनएफिशिएंसीज नहीं नजर आ रही हैं। Since GP is 20%, which is higher than the Swift, apparently it seems there are no cost inefficiencies in the direct cost. सारे मसले आपके ऑपरेशनल इनडायरेक्ट कॉस्ट के हो सकते हैं, ठीक है। तलहा कहते हैं सर सवाल में बताया है कि स्विफ्ट के पास स्विफ्ट इज बिकम मार्केट लीडर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सेल। ठीक है, ये एक्सपर्टीज है तो नेट प्रॉफिट तो इजीली इंप्रूव हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन शुरू में थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको शुरू में रेजिस्टेंस आएगी, आपको लोग रेजिस्ट करेंगे, वो इतनी बात आपकी चीज़ों को लेके मानेंगे नहीं जल्दी, शुरू में रेजिस्ट करेंगे। जब आप कॉस्ट कटिंग करोगे, इनएफिशिएंसीज लाओगे, आईटी सॉल्यूशंस लेके आओगे, अब कंपनीज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ सॉफ्टवेयर लगाओ, लोग कहते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी, हम बुक कीपिंग करते थे अब तो ये सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, हमारी ज़रूरत खत्म हो जाएगी इनको, ये वो फलाना। काशिफ कहते हैं सर असर की नमाज का ब्रेक हो गया। नहीं वो तो अभी नहीं हुआ, यहाँ तो असर की नमाज का टाइम भी नहीं हुआ कराची में। आप कराची के अलावा कहीं से बात करें, हो सकता है वहां पे नमाज का ब्रेक हो गया। तो एक दफा असर का टाइम हो जाए फिर आप लोग जब बोलोगे मैं ब्रेक दे दूंगा असर की नमाज का, सही। चलिए जी, तो ये जीपी परसेंट इनका 20% जीपी इनका बेहतर है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है क्योंकि हो सकता है एडमिन के अंदर कुछ इनएफिशिएंसीज आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गेयरिंग देखो तो गेयरिंग अभी कम है, मजीद गेयरिंग ली जा सकती है और इम्प्रूव किया जा सकता है, और ग्रोथ यहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन लाई जा सकती है, ग्रोथ की जा सकती है, ठीक है। तो एक गेयरिंग वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। गेयरिंग इज 30% as compared to 60% of the Swift. There is room for further debt which will accelerate growth and expansion. आपके पास अभी भी डेट लेने का रूम मौजूद है जो आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन को बढ़ाएगा। सर बट ये रिस्क है, इफ स्विफ्ट गो देयर एंड मे लोअर द सैलरी। हाँ करंट एम्प्लॉय जा सकते हैं, यही रिस्क है ना, इसी की तो बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज है, ये चैलेंज यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयज की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी, वो रेजिस्ट करेंगे बहुत सारी चीजों को, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे इतनी टेक्नोलॉजी क्यों लगा रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज से पहले तो हमने इस तरह से कुछ भी नहीं किया। तला कहते हैं सर रेजिंग फाइनेंस और एक्विजिशन भी तो चैलेंज होगा। बिल्कुल, वो तो फिजिबिलिटी में आएगा ना कि आपके पास प्रैक्टिकली इतने रिसोर्सेज हैं भी या नहीं, वो फिजिबिलिटी में फॉल करेगा, ठीक है, वो फिजिबिलिटी में फॉल करेगा। सो इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी स्विफ्ट की कम होगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी जो कम होगी वो स्विफ्ट की कम होगी, वो यहाँ पर आपकी नहीं होगी, स्विफ्ट की कम होगी। और स्विफ्ट डेट लेगी अपनी एक्विजिशन के लिए, आप यहाँ पे जिसको एक्वायर कर रहे हैं वो तो ईवीएम है, ठीक है, ईवीएम आपके पास एसेट्स आ जाएगी। तो ये गेयरिंग के अंदर भी आपके पास फर्दर रूम मौजूद है, इंटरेस्ट कवर और बाकी सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं। इंटरेस्ट कवर हो गया या आपके जो करंट रेशो, क्विक रेशोज हैं, ये मैनेज किए जा सकते हैं, इनमें इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक बड़ा मसला एडमिन एक्सपेंसेस है, एडमिन एक्सपेंस इशू बन सकता है जहां पर आपकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। जब आप ये इनएफिशिएंसीज को रिमूव करेंगे तो सॉर्ट ऑफ एक मसला यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय बोलेंगे नहीं जी हमें जो है वो इस तरीके से क्यों कर दिया और ऐसे क्यों कर दिया और ऐसे क्यों कर दिया, सही। तो ये चंद चीजें हमें यहाँ पे जो है वो देखनी है और इनको समझने की बार जो है वो कोशिश करनी है। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं फाइल सेव कर लूँ। अगर ये इधर उधर हो गई तो फिर तुम लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाएगी। चले जी, तो ये हमारी सुटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे जो है वो हो गया। हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो एड्रेस कर लिए। अब हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो फिजिबिलिटी के अंदर तो सर आपके पास ऑलरेडी इतना सारा डेट मौजूद है और इन्होंने हमें कैश की पोजीशन तो बताई नहीं है
कि कैश की पोजीशन इस वक्त कंपनी की क्या चल रही है। तो तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है फिजिबिलिटी का। सर फिजिबिलिटी के लिए चूंकि कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है तो आपको कोई बहुत ज्यादा सस्ते दाम तो नहीं मिलेगी, सही है। ये कंपनी आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव हो सकती है, इसकी एक्विजिशन प्राइस may be higher as the prospects are very good. बट इस एक्विजिशन के लिए अगर आप गेयरिंग लेते हैं तो स्विफ्ट की ऑलरेडी गेयरिंग 60% है ऑलरेडी। यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इन रेजिंग फंड्स, आपको इक्विटी मांगनी पड़ जाएगी, इक्विटी या राइट इशू करना पड़ जाएगा। और देखो एक जगह पे इन्होंने हमें यहाँ पे बताया था कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है हमारे पास स्विफ्ट का, वो खासी अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर चुका है। और वो ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो है वो चीजें मुश्किल कर दी हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। देखो लिखा हुआ है ना, जो स्विफ्ट इज ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग अ मोर रेडिकल चेंज इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली डाइल्यूजेंट विद एम्बियन। आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा उस कंट्री से उसका दिल उठ रहा है और वो कह रहा है कि यार हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया, हम कहीं और जाएं। तो उसको इक्विटी से थोड़ा पैसा रेज करना पड़ेगा, राइट इशू से करना पड़ेगा। राइट इशू का पर्सपेक्टिव अगर देखो तो हाँ, इट सीम्स प्रैक्टिकल as Swift is a family owned business and fundraising will not be an issue. फैमिली के लोग हैं, वो समझते हैं भाई इस कंट्री का खासा नुकसान हो चुका है, ये कंट्री तो जो है वो अब समझ में हमारे इतना खास आ नहीं रहा है। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे जो है वो आपका इसको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो चेंज कर देते हैं। तो वो पैसे लगाने के लिए रेडी होंगे, पैसे देने के लिए भी रेडी होंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होंगे कि हाँ यार ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो पैसा वगैरह इनको रेज करना है, फंड्स रेज करनी है, चीज़ें करनी है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, वो पैसा रेज हो जाएगा। तो आपका फिजिबिलिटी वाला एंगल भी यहाँ पे जो है वो कवर हो जाता है। अब हमारे पास आते हैं वो फैक्टर्स जो हमें एग्जामिन करने हैं कि लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हमें कोरिया मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सर करना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि भाई हमारी ग्रोइंग डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड ऑफ गुड्स। ठीक है, ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे हमें कोरिया के बारे में बताया था। द पीपल ट्रेडिशनली हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड अ पैशन फॉर प्रिसीजन एंड प्रॉम्प्टनेस। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उनका वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग है तो इतनी ज्यादा शायद आपको चैलेंज यहाँ पे फेस ना करना पड़े। जब आप कॉस्ट वगैरह लोअर करेंगे, पैसे कम करेंगे या कोई सी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, तो चूंकि वर्क एथिक अच्छा है और लोग बड़े अच्छे हैं तो शायद इतना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। और इनका हार्डवर्क हमेशा से एक रिवॉर्ड दिया गया है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स, ये दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ पे डिमांड, गुड्स की डिमांड बढ़ रही है और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका साथ साथ जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है। डिमांड कंडीशंस के अंदर आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, गुड्स एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या आप अच्छा खासा एक पैराग्राफ बना के इसको पूरी बात को जो है मुकम्मल तरीके से जो है लिख सकते हैं, लेकिन एसेंस इस पॉइंट का यही होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास फैक्टर कंडीशंस के अंदर अगर देखो तो सर फैक्टर कंडीशंस में सब कुछ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास एक सपोर्टिंग गवर्नमेंट है, सपोर्टिंग पॉलिसीज हैं जो हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं ओवरऑल लेवल पे। ठीक है, एक अच्छा वर्क एथिक है, हार्ड वर्किंग पीपल प्लस एक अच्छा वर्क एथिक। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास आ जाती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, सपोर्टिंग गवर्नमेंट है, पॉलिसीज हैं, ये वाली सारी चीजें जो आ जाती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें या राइवलरी की बात करें तो भाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस यहाँ 20 ट्रक्स वाले हैं और फैमिली ओन्ड है।
मोस्ट ऑफ द बिजनेस यहाँ पे फैमिली ओन्ड है, प्लस 20 ट्रक्स हैं। आपके पास तकरीबन यहाँ पर जो है वो 700 ट्रक्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी और कंपटीशन वक्त के साथ साथ इसमें आता जाएगा, बट एक बात, एंट्री इज नॉट वेरी इजी ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव। एंट्री इज नॉट इजी since it's capital intensive business। बहुत पैसा आपको इस बिजनेस में लगाना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो तकरीबन 5-6 पॉइंट्स आपके यहाँ पे बन गए। लो कंपटीशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एंट्री, बिल्कुल फिलहाल लो कंपटीशन है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ये काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग कर नहीं रहे। और जहां तक बात है रिलेटेड या सपोर्टेड इंडस्ट्रीज की, तो अपेरेंटली इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें यहाँ पे नहीं दी है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो इस हवाले से मौजूद नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है, हमारी जो काम करने की चीजें पेट्रोलियम है, ट्रक्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी है, इस तरह की बहरहाल चीजें हैं। तो हो सकता है कि स्पेयर पार्ट्स की भी अच्छी इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की भी अच्छी इंडस्ट्री हो, वेयर हाउसिंग की दूसरी चीजों के लिए भी आपके पास जो है वो अच्छी इंडस्ट्री हो। ये वाली सारी चीजें जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर आती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्होंने हमें इसके अंदर जो है वो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में चीजें नहीं बताई। लेकिन गाड़ियां अवेलेबल हैं तो पेट्रोल होगा, उनसे रिलेटेड दूसरी इस तरह की चीजें होंगी, मैकेनिक्स वगैरह ये वाली चीजें ये होंगी, तो फिर काम चलता रहेगा। सर अगर स्विफ्ट को कोरिया शिफ्ट करते हैं तो इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा। नहीं देखो, कैपिटल इंटेंसिव होगा ना, सारे वेयर हाउसेज वहां खत्म करके इधर शिफ्ट करने होंगे और सारे ट्रक्स वहां से लेके यहाँ लेकर आने होंगे। ये चीजों में पैसा तो लगेगा, जरा इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप वहाँ ऑफिस खोलोगे, स्टाफ हायर करोगे, बैंक के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, अपना एक नए सिरे से सारा काम वहाँ शुरू करोगे, उधर की कंपटीशन में उतर के कॉम्पीट करने के लिए मार्केटिंग करोगे, पैसा लगाओगे। वहाँ अभी आपको कोई जानता ही नहीं है, ईवीएम का तो नाम बना हुआ है, स्विफ्ट का वहाँ नाम थोड़ी बना हुआ है। तो नाम बनाने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए, रिलेशनशिप, कस्टमर डिस्काउंट ये सब आपको देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल की पॉलिसीज क्या है, रनिंग फाइनेंस कैसे मिलेगा, ये सब चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। तो स्विफ्ट को उठा के वहां शिफ्ट करना इतना स्विफ्ट नहीं होगा या इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहरहाल हमारे पास यहाँ पे चीजें हो गई। बहुत बड़ा एक पॉइंट, पोर्टस डायमंड में ना 4 पॉइंट्स बताने के बाद वो गवर्नमेंट को और आपके इस तरह के सपोर्टिंग फैक्टर्स को, इस तरह की चीजों को, चांस एंड गवर्नमेंट 2 पॉइंट्स हैं, वो ये पोर्टस डायमंड के बाहर रखते हैं। अमूमन वो पोर्टस डायमंड में इंक्लूड नहीं होता। तो आप अगर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, गवर्नमेंट तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्टिव है ही, और इसको हम फैक्टर कंडीशंस में भी मेंशन कर सकते हैं, अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे मुकम्मल हुए। तकरीबन 6 से 7 पॉइंट्स हमारे यहाँ बन जाएंगे, ये 10 नंबर को जस्टिफाई कर लेता है, और तकरीबन 14 से 15 पॉइंट्स हमारे हमने यहाँ पे ऊपर इधर बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है।